Hello friends, I once again welcome you all to my channel MyG Classes। हमने इन्वायरमेंट के जो सेकंड टॉपिक था पॉल्यूशन वो स्टार्ट कर दिया था और इंट्रोडक्शन क्लास के बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एयर पॉल्यूशन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक एयर पॉल्यूशन। नाउ अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1952 के अराउंड एक बहुत बड़ी घटना हुई थी लंदन में, जिसे लंदन स्मॉग कहा जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ था। करीब 4000 डेथ्स हुए थे, क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट्स जो थे वो लंदन के ऊपर पूरे आ चुके थे और 5 दिन तक वहाँ पर रुके थे। स्मॉग क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ अ मेजर ट्रेजिडी in the world history, and it is a blot in the respect of the nation. So ऐसी घटनाएं हमें रोकनी है, जिसके लिए हमें एयर पोल्यूशन को चेक करना चाहिए। और एक हुआ था, आप सभी को याद होगा, भोपाल गैस ट्रेजिडी इन 1984। भोपाल में मिक गैस मेथिल आइसोसाइनाइड जो था वो लीक हो गया था। यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर से ये घटना हुई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रेजिक सिचुएशंस थी और ह्यूमन लॉस हुआ था। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एयर पोल्यूशन को चेक करना ज़रूरी है। सो एयर पोल्यूशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होने वाला है वो हम देखेंगे कि क्या है। उससे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा। तो आप सभी ने ये स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ा होगा, आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं स्कूल्स में। सबसे नीचे जो होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर होता है। तो थर्मोस्फियर जो है वो 2 भाग में बटा होता है, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। सारे लेयर्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट लेयर यदि आप ट्रोपोस्फियर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर में स्टेडी डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता जाता है एज इंक्रीज इन द हाइट। फिर आप स्ट्रेटोस्फियर में जाएंगे तो अगेन टेम्परेचर विल राइज। यहाँ राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर उपस्थित है। और फिर आगे जाएंगे तो मेसोस्फियर, वहाँ अगेन टेम्परेचर विल फॉल डाउन, और सबसे मिनिमम टेम्परेचर आपको मेसोस्फियर में मिलेगा, लगभग -100 डिग्री तक वहाँ चला जाता है। देन थर्मोस्फियर में आप अगर जाएंगे तो थर्मोस्फियर के 2 भाग हैं, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। आयनोस्फियर में आयनन मंडल, जहां आयंस होते हैं जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन एक्सोस्फियर इज द आउटर लेयर, एक्सट्रीम लेयर और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर। देन वी मूव ऑन की लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर के जो एक्सटेंट है, कितने किलोमीटर्स तक वो होंगे, वो आप यहाँ देख सकते हैं। Troposphere is 16 kilometers, then strato is up to 50 kilometers, then meso is up to 80, then thermo and ionoexo can be up to 500 kilometers। तो ये एक्सटेंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, खासकर लेयर का जो सीक्वेंस है उसको आप याद रखिए। तो आप इसके ऐसे याद रख सकते हैं कि सब उल्टे क्रम में हम चलें तो T इज लास्ट, ट्रोपो देन स्ट्रेटो, एस टी देन एस के फिर पहले कौन आएगा तो M आएगा, M के पहले कौन आएगा तो I आएगा, I के बाद कौन आएगा या I के ऊपर कौन आएगा तो E आएगा। जस्ट अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ योर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आप ऐसा याद रख सकते हैं। देन हम चलते हैं कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ undesirable solid or gaseous particle in the air in that quantity which is harmful to human health and environment। जब तक कि वो क्वांटिटी किसी को हार्म नहीं करेगी वो पॉल्यूटेंट्स नहीं कहलाएगी और पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगी। देन एयर में बी गेट पॉल्यूटेड बाय नेचुरल कॉजेस, जैसे वॉल्केनोज वगैरह होते हैं। वॉल्केनोज जब होता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो वहाँ से बहुत सारे ऐश, डस्ट पार्टिकल, गैसेस निकलते हैं। ये गैसेस जा कर के एयर में मिल जाते हैं, जो कि उसके पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। फिर यदि फॉरेस्ट फायर्स की बात करें, जंगल में जो आग लग जाती है, अभी आपने सुना होगा कि ब्राज़ील के जो जंगल हैं वहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी थी। देन आप ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट फायर के बारे में सुने होंगे।
तो फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत देर तक जलते हैं, बहुत दिनों तक जलते हैं इनफैक्ट, तो वहाँ पर भी एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा ह्यूमन जनरेटेड पॉल्यूशंस है, वो तो आप सभी को पता है, बहुत सारे ऐसे हैं, आगे हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। देन लेट्स मूव ऑन की टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स का जो टाइप है वो हम इसे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो अगर देखें कि डायरेक्टली अगर एमिट कर रहा है कोई पॉल्यूटेंट, कोई सोर्स जो कि आइडेंटिफाइड है, और इसमें भी कैसे होगा, इसमें भी दो टाइप से होंगे, नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल इवेंट्स जैसा मैंने आपको बताया, डस्ट स्टॉर्म्स, वॉल्केनिक इरप्शंस। ह्यूमन एक्टिविटी, व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रीज एमिशन, ये सब उसमें आएंगे जो डायरेक्ट सोर्स से किए जाते हैं। तो इन्हें ऐसे पॉल्यूटेंट्स को बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो कि कार्बन ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हो सकते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसमें मोस्टली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे, और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम पीएम बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ये अलग अलग आप उसके साइज के हिसाब से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये 5 प्रकार की प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपको ध्यान में रखना है। देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होता है दूसरा जो टाइप है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन होते हैं, जो कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। कहाँ बनेंगे, ये एटमॉस्फेयर में ही बनेंगे। तो सेकेंडरी इन्हें इसीलिए कहा गया क्योंकि ये प्राइमरी के बाद उसे कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रास। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स बनेंगे ये हार्म करेंगे हमारे इन्वायरमेंट को। देन अगर हम बात करें कि पॉल्यूटेंट्स को शॉर्ट में यदि हम पढ़ना चाहें तो जो हमने बात किया जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब इसी गंध नहीं होती। देन टॉक्सिक गैस है, ये जहरीली गैस है, और ऑर्गेनिक मटेरियल से ये प्रोड्यूस होता है जैसे कि नेचुरल गैस, कोल या वुड के बर्निंग से, बट बर्निंग मस्ट बी इनकम्प्लीटली बर्न्ड, मतलब अर्ध जले। अगर वैसे जो बनते हैं कंप्लीटली बर्न हो गया मतलब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, मतलब वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। व्हीकल्स भी हमारे जो कि मूविंग व्हीकल्स हैं वो भी एग्जॉस्ट जो करते हैं, जो धुएं वो छोड़ते हैं, उनमें भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और ये सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है जो कि ह्यूमन सोर्स है, मैनमेड सोर्स है। देन नेचुरल प्रोसेस से क्या किया जा सकता है, इन कार्बन मोनोऑक्साइड्स को अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके उन्हें लेस हार्मफुल या नॉट हार्मफुल बनाया जा सकता है। देन सल्फर ऑक्साइड्स की बात करें तो सल्फर ऐसे फॉसिल फ्यूल जिसमें सल्फर अगर है और उन्हें बर्न किया जाए तो सल्फर ऑक्साइड्स वो प्रोड्यूस करेंगे। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर अगेन फाउंड इन व्हीकलर एग्जॉस्ट, आपके व्हीकल के एग्जॉस्ट से ही वो मिलेगा। हाइड्रोकार्बन्स तो ग्रुप है, ये कंपाउंड के ग्रुप हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऑफ कोर्स मिश्रण से ही बनेगा, और ये फ्यूल के सप्लाई से या फिर फ्यूल के रेमिनेंट से प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंप्लीटली बर्न नहीं होते। देन पार्टिकुलेट मैटर आर वेरी स्मॉल साइज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। सॉलिड मटेरियल्स बोलने का मतलब स्मोक पार्टिकल्स हो सकते हैं, बिट्स ऑफ एस्बेस्टस हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, ऐश हो सकता है इंडस्ट्रीज का। ये सारे पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं जो कि सीधे डिस्पर्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। एंड लेड इज अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट जो कि व्हीकल भी एमिट करते हैं, एंड अगर इसे मॉनिटर नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का कॉज बनता है। देन आपको यहाँ याद रखना है पार्टिकुलेट्स जो इतने फॉर्म में आप देख सकते हैं, जैसे कि एरोजॉल इज अ जनरल टर्म फॉर पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर। अगर एयर में कोई पार्टिकल सस्पेंड है तो उसे एरोजॉल की संज्ञा या नाम दिया जाता है। स्प्रेस फ्रॉम प्रेशराइज्ड कैन, आप कैंस वगैरह जो यूज़ करते हैं उसके जो स्प्रे जो बॉटल्स हम यूज़ करते हैं वो एरोजॉल का एग्जाम्पल है। देन मिस्ट, आप सभी को पता है, एरोजॉल कंटेनिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड अगर उसमें है तो वो मिस्ट कहलाता है। देन
ऑलरेडी आप सभी को अच्छे से पता है डस्ट क्या होता है. देन स्मोक. स्मोक इज एरोसॉल कंटेनिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल, जो कि एक केमिकल रिएक्शन से जैसे कि फायर्स वगैरह से उत्पन्न होता है. देन फ्यूम. फ्यूम इज सेम एज स्मोक, बट उसे स्पेसिफिकली एरोसॉल, ऐसा एरोसॉल बोला जाता है जो कि कंडेंसेशन से बनता है. किनके? मेटल के हॉट वेपर से. जो मेटल्स यदि हीट होते हैं उनके वेपर्स, जो हॉट वेपर्स जनरेट होता है, वहाँ से फ्यूम बनता है. देन प्लूम. ज्योमेट्रिकल शेप और द फॉर्म ऑफ स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी. आपने चिमनी देखी होगी, उसके जो स्मोक जो बाहर निकलता है, जो धुआं, उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो प्लूम्स कहलाता है. प्लूम में बी ऑफ मोर देन 10 टाइप्स. 10 से करीब 10 या 10 से ज़्यादा प्रकार के प्लूम्स आपको देखने को मिलेंगे. आपने कभी गौर किया होगा कि चिमनी से जब धुआं निकलता है तो वो बहुत कम अमाउंट में फैलता है, कभी वो नीचे की ओर होता है, कभी वो ऊपर की ओर होता है. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको देखने को मिलेंगे जिसे हम प्लूम कहते हैं. देन फॉग. वाटर ड्रॉपलेट्स एरोसॉल के ऊपर, एरोसॉल जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स को कंटेन करे वो फॉग कहलाता है. एंड स्मॉग. स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग. अगर फॉग है और वहाँ स्मोक मतलब बहुत ज़्यादा धुआं वहाँ मिलता जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा? स्मॉग बन जाएगा, जो कि लंदन स्मॉग आपको मैंने एग्जांपल दिया. और जनरली आप अभी देखेंगे विंटर सीजन में खास करके दिल्ली के अराउंड आप देखेंगे कि ये स्मॉग की प्रॉब्लम बहुत होती है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द रिमेन्स ऑफ फील्ड. मतलब पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो अपने खेतों के जो बचे हुए जो पलारी हैं उन्हें जलाते हैं, और उनके कारण दिल्ली के एरिया में खासकर ये स्मॉग की प्रॉब्लम आपको विंटर सीजन में देखने को मिलेगी. तो ये टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट्स थे. ये कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं. देन ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर खास करके हम अगर देखें तो स्ट्रेटोस्फीयर हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, और वहाँ पर ये ओजोन लेयर बनता है या उपस्थित होता है. कैसे ये प्रोड्यूस होता है? कि इट इज़ प्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम फोटो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला आप सभी को पता है O2. यदि इसमें एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला दिया जाए तो वो बन जाता है O3 एंड दैट इज ओजोन. तो ओजोन कैसे फॉर्म होता है? फोटो डिसोसिएशन से. तो ओजोन यदि फॉर्म हुआ और वो ब्रेक डाउन हो गया ऑक्सीजन के फॉर्म में, देन अगेन वो O2+O की फॉर्मेशन नहीं हुआ, इस फॉर्मूले का फॉर्म नहीं हुआ O3, देन वहाँ पर हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर वहाँ से हट गया. ओजोन इज नॉट एज आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है, बट इट इज ए लेयर ऑफ गैस दैट कैप्चर्स द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन. वो उसको अब्जॉर्ब करता है और हार्मफुल रेज को पेनिट्रेट होने नहीं देता टुवर्ड्स द अर्थ एटमॉस्फेयर. ये 60 किलोमीटर्स तक के रेंज में होता है. अगर आप सी लेवल से बात करें तो 60 किलोमीटर्स के रेंज पे होगा, लेकिन 20 to 25 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी. फिर हम बात करें कि ओजोन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है. तो जो ओजोन का जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, उसे कॉलम से हम दिखाते हैं और उसे टोटल कॉलम ओजोन कहते हैं, जो कि 50 किलोमीटर्स तक के लगभग या 60 किलोमीटर के हाइट पे होता है. और इसे डॉप्सन यूनिट्स में रिकॉर्ड किया जाता है. डॉप्सन यूनिट आपको याद रखना है, DU हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. वो क्या करता है? वो थिकनेस को मापता है. इट इज़ अ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर. एंड यदि हम DU की बात करें तो 100 DU इज इक्वल्स टू 1 mm किसका? प्योर ओजोन का गैस, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सी लेवल पर होना चाहिए. तो इस हिसाब से हम ओजोन को मेजर करते हैं और देखते हैं कि ओजोन डिप्लीट हुआ या ओजोन इज वेल एंड गुड. फिर बात करें कि ओजोन को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट आपने सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एक्सट्रीमली स्टेबल गैस एंड नॉन इन्फ्लेमेबल. ये ज्वलनशील नहीं होती, नॉन टॉक्सिक भी होता है
हार्मलेस टू हैंडल, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जैसे एरोसॉल बनाने में, एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में और फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम बहुत सारे कैंस यूज़ करते हैं, फोम का स्प्रे यूज़ करते हैं या फिर परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, वहाँ ये गैस की इस्तेमाल किया जाता है। और इसे और इस्तेमाल किया जाता है मैट्रेस और कुशन्स बनाने में, फोम्स के मेकिंग में और डिस्पोजेबल स्टोयोफोम कप्स बनाने में, जो कि डिस्पोजेबल कप्स हम यूज़ करते हैं, ग्लासेस के मेकिंग में, पैकेजिंग मटेरियल में और कोल्ड स्टोरेज में। तो इतने सारे इसके यूज़ हैं। कभी कभी आपको यूज़ पूछ सकता है CFC इज़ यूज्ड वेयर, यहाँ पर, या ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि CFC का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा सकता, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। देन वन मेजर इम्पॉर्टेंट another important depleting agent that is called as halons. Halons are similar in structure to CFC, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के जगह में ब्रोमीन जो है वो एटम होता है, क्लोरीन के जगह वहाँ ब्रोमीन होगा। देन वो मोस्ट और ज़्यादा डेंजरस है हमारे CFC से। और हेलन्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो हेलन फायर फाइटिंग एजेंट्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लोगों को हार्म नहीं करता और इक्विपमेंट्स जो हैं उनको भी हार्म नहीं करता, तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है फायर फाइटिंग एजेंट्स के लिए। तो हेलोन्स एंड योर CFC बोथ आर मेजर डिप्लीटिंग एजेंट्स ऑफ ओजोन लेयर। तो आपको ये दोनों का नाम याद रखना है। कभी कभी CFC हमने ज़्यादा सुना होता है, हेलोन्स के बारे में हम कम सुनते हैं, तो आपको ये टर्म भी याद रखना है। फिर हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन की। तो ओजोन डिप्लीशन यदि देखें तो ओजोन का डिप्लीशन आपको जो मेजर डिप्लीशन दिखेगा वो एंटार्क्टिका रीजन में दिखेगा, साउथ पोल के अराउंड। साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव जो है हमारा, वहाँ पर ओजोन डिप्लीट होता हुआ आपको मोस्टली दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है या वहाँ का जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, जिसके कारण वो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के गैसेस वहाँ जा कर के ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं उस रीजन के। और जो O2 के साथ में ऑक्सीजन मिलना था वो ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेता है और ओजोन जो है वो बन नहीं पाता, जबकि ऑक्सीजन गैस वहाँ मौजूद रहती है। तो ये जो फिनोमिना है ये ओजोन डिप्लीशन का कारण बनता है। लेकिन केवल और केवल साउथ पोल की बात ना करें तो हम और कंट्रीज की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और ऑल्सो सीन विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर के डिप्लीशन से रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल एक हुआ था जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, और इंडिया जो है वो उसका सिग्नेटरी मेंबर है। 1992 के अराउंड इसे साइन किया था इंडिया ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है किससे संबंधित है, ओजोन डिप्लीशन से संबंधित है। देन हम बात करें कि ओजोन डिप्लीशन से क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट होगा, सनबर्न की, कैटरेक्ट की और स्किन के एजिंग की, स्किन कैंसर्स वगैरह हो सकते हैं। और ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, डिट्रोएट करता है, ख़राब करता है, जिससे बहुत ज़्यादा वायरल डिजीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। देन फूड प्रोडक्शन की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेज अगर प्लांट्स पे पड़ेंगे तो उनकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट होंगी, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जो है वो उनकी घटेगी, प्लांट का ग्रोथ कम हो जाएगा और ऐसे ही बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे। खास करके लेग्यूम्स और कैबेज वगैरह में आपको ये ज़्यादा सिचुएशन देखने को मिलता है। देन मटेरियल्स में क्या यूज़ होता है, तो इफेक्ट क्या होता है, तो मटेरियल्स में आपके पेंट्स और फैब्रिक्स को ये क्या करेगा, फेड करना चालू कर देगा। बहुत जल्दी वो फेड हो जाएंगे, तो आपको बार बार उन्हें रिन्यू कराना पड़ेगा। देन क्लाइमेट पे आप तो सबको पता है कि क्लाइमेट पे भी एडवर्स इफेक्ट डालता है ओजोन लेयर। खास करके अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एक इफेक्ट है जिसे हम
कॉमनली ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि सन से जो इंसोलेशन अर्थ पर आई, तो ये जो गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या करती हैं, एक लेयर बना लेती है, और इस लेयर से जब इंसोलेशन अर्थ पर आती है तो ये उन्हें नीचे अलाउ करती हैं। लेकिन यदि जो एब्जॉर्ब हो गए जो इंसोलेशन, वहां तक भी ठीक है। देन जो रिफ्लेक्टेड इंसोलेशंस हैं जो कि एल्बिडो के फॉर्म में वापस जाती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उनको ट्रैप कर लेती है और ये उन्हें बाहर जाने नहीं देती। तो जब ये बाहर नहीं जाएंगी तो अर्थ के जो लेयर के नीचे का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। आप और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे अर्थ के टेम्परेचर के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग के एक मेजर कारण है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन हम बात करें कि कंट्रोल मेजर्स क्या है एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए। तो इसमें दो टाइप के फंडामेंटल अप्रोचेस हम देख सकते हैं। वन इज प्रिवेंटिव टेक्निक्स एंड वन इज एफ्लुएंट कंट्रोल। प्रिवेंटिव टेक्निक, आप पहले से ही उन्हें सचेत कर दीजिए कि आप ऐसा ना करें, इसे कम किया जाए, प्रिवेंट करें आप। एंड सेकंड वन इज एफ्लुएंट कंट्रोल। अगर आप सोर्सेस को ही बंद कर देंगे, जो कि सोर्स वहां से जो एयर पोल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा पोल्यूशन। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि स्क्रबर्स हैं, कलेक्शन रिकवरी सिस्टम्स हैं, ड्राई एंड वेट कलेक्टर्स हैं, जो कि आपके पहले ही क्या कर सकते हैं, एशेज और स्मोक को कलेक्ट करके उन्हें वापस चिमनी तक जाने ही ना दे। जैसे ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आप सुने होंगे, फिल्टर्स वगैरह लगा करके। देन एक और आप कर सकते हैं कि जो पॉल्यूटेंट्स का डिस्चार्ज है, जैसे चिमनी की हाइट आप बढ़ा सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स का डिस्चार्ज यदि अपर एटमॉस्फेयर में किया जाए तो वो उतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन को कॉज नहीं करते। फिर इंडस्ट्रीज को कहा जाए कि आप ऐसे रॉ मटेरियल्स ही ना यूज़ करें जो कि ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज करे, और मिनिमम एयर पॉल्यूशन कॉज करने वाले या नो एयर पॉल्यूशन कॉज करने वाले ग्रीन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें। तो ये सारे कंट्रोल मेजर्स हैं एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए। देन इंडिया ने क्या मेजर्स लिए अभी तक जो कि एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए। तो सबसे पहला एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लाया गया 1981 में। देन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एक एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो चेक करती है एयर पॉल्यूशन को, वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग NAAQM प्रोग्राम लेकर के आई 1985 में। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई 1984 में। तो एयर पॉल्यूशन जो एक्ट लाया गया था उसमें उतने ज़्यादा कठोर मेजर्स नहीं थे, तो उसे फिर रिप्लेस किया गया और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA पास किया गया 1986 में, जहाँ की इसके और ज़्यादा क्या बनाया गया, इसे पनिशिव दिया गया, एक रूप ऐसा दिया गया जो कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चेक करे और डिफ़ॉल्टर्स को क्या करे, वहाँ से पनिशमेंट प्रोवाइड कराए। फिर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया 1939 का, उसे अमेंड किया गया 1989 में, ताकि व्हीकल के जो पॉल्यूशंस हैं, व्हीकुलर पॉल्यूशन को चेक किया जा सके और उसमें कड़ाई की जा सके। आपने अभी अभी सुना होगा लेटेस्ट जो BS6 के जो व्हीकल्स हैं वो अब अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया में। BS4 नॉर्म्स से अब सीधा BS6 नॉर्म्स में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ट्रांजिशन कर रही है। BS5 नॉर्म्स को क्या कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है, जिससे जो पॉल्यूटेंट्स का जो अमाउंट है या जो उनके हार्मफुलनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। देन हम बात करें कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एयर पॉल्यूशन से और इनके मेथड से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो यदि आप देखें कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट नहीं है, इनमें से कौन सा कण प्रदूषक नहीं है। पहला है स्मोक, देन फ्लाई ऐश, C इज एरोसॉल, D इज स्मॉग एंड E इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा E, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे हम देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स है। आप टिक पे ना जाएं, वो कहीं और से दिया गया है, बट जो मॉडल आंसर लिया गया वो था E। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स, एनिमल, मैन, यूवी रेज, ग्रीन हाउस गैसेस एंड नन ऑफ द अबव। इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, मैन, बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेजर पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स। एक और क्वेश्चन था लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन सिटीज, शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण किन से होता है, ट्रेन से, हाउसेस से, स्टीमर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ऑब्वियस द आंसर विल बी डी, ऑटोमोबाइल्स। Then next question, most of the air pollutants cause harmful effects on alimentary canal, cheeks, nose and lips, respiratory system and none of the above। इसमें भी बहुत सा ऑब्वियस सा आंसर हो सकता है, दैट इज दी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हम जब हवा से सांस लेते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट होगा वो वहीं पर ही होगा। देन बात करें, एक और क्वेश्चन आया था विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नन ऑफ द अबव। तो द ऑब्वियस आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सब तो जो है वो सेकेंडरी है, सबसे ज्यादा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। फिर फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीबी पूछा गया, मैंने अभी अभी आपको बताया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एपेक्स बॉडी टू चेक द पॉल्यूशन, तो आंसर विल बी ए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन ये एक क्वेश्चन आया था जो कि 2017 में पूछा गया था, लेकिन इसे विलोपित कर दिया गया, इसे हटा दिया गया था। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे डरने की जरूरत नहीं, मैंने इसीलिए इसको दिया था कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें बाद में आयोग हटा देता है। फिर एक और क्वेश्चन था कि ओजोन ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वाज अडॉप्टेड बाय, अभी हमने पढ़ा कि ओजोन से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ज्वाइन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह जुड़े रहिए और आगे जो लेक्चर्स आएंगे वो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस पे होंगे जो कि आपके पॉल्यूशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।